अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं यासिर अजमत और आपको इस न्यू वीडियो में खुशामदीद। आज वीडियो काफ़ी एक्साइटेड है इसलिए कि मेरे साथ मेरे अच्छे दोस्त हैं काशिफ भाई। इनसे मेरा कुछ टाइम से राब्ता है। ये कनाडा में होते हैं, ये कनाडा में कुछ टाइम हो गया और ये वहाँ जो है कैनेडियन नेशनल है। तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे रिलेटेड टू माइग्रेशन टू कनाडा और हाउ वी कैन फाइंड जॉब इन कनाडा और कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा। तो एक जनरल जो है क्वेश्चन होते हैं। तो आज जो है मैंने काशिफ भाई से टाइम लिया है कि मैं जो जेनेरिक क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू माइग्रेशन टू कनाडा और कॉस्ट ऑफ लिविंग और हाउ टू फाइंड जॉब इन कनाडा, जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काशिफ भाई सबसे पहले थैंक यू आपके टाइम का। तो मुझे पता है वहाँ संडे है तो आपसे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। तो दूसरा ये है कि क्या है, काशिफ भाई थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि आप कनाडा में कितना टाइम हो गया, कैसे उधर मूव हुए और क्या-क्या प्लान चल रहे हैं? जी ज़रूर। एज ऑफ टुडे माशाल्लाह मेरे ख्याल से मुझे अब तकरीबन 6 साल होने को आ रहे हैं। मैं नवंबर 2019 में फॉर गुड आया था सऊदी अरेबिया से और इस साल नवंबर 2024 में 6 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरी जर्नी बहुत पहले की स्टार्ट होती है। मैं तकरीबन सबसे पहले जब लैंड हुआ तो 2016 में लैंड हुआ था और बीच में फिर मैंने वो अरसा बीच में आया नहीं। तो मैं उसके ऊपर आता हूँ, उस पॉइंट के ऊपर मजीद। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की हुई है। बाय एजुकेशन मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने ये इंजीनियरिंग की डिग्री जो बैचलर्स ऑनर्स इन इंजीनियरिंग है ये मैंने यूके से की है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है मेरी। आज से तकरीबन आई थिंक 15-16 साल पहले की बात है कि जब यूके में गए पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। तो फिर वहाँ पर जाके हमने उस वक्त की जो दी टाइम्स न्यूज़पेपर है उनमें उनकी रेटिंग के मुताबिक, द रेटिंग गोज बैक 2005। तो 2005 की रेटिंग के मुताबिक वो एक टॉप 10 यूरोपियन इंस्टीट्यूट था। आज के दिन वो केस नहीं है, आज के दिन बाकी इंस्टीट्यूट्स उसके ऊपर फोकस ले गए हुए। तो वहां से हमने फिर इंजीनियरिंग की। हमारे तरह और भी वो से लड़के आए थे। फिर एक्चुअली जॉब नहीं मिली। कोशिश करने के बाद कब कोई बहुत कुछ करने के बाद रिसेशन एक आया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेविली वेस्टर्न मार्केट इंपैक्ट हुई। दुबई भी इंपैक्ट हुआ। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाली कंट्री ही दुबई थी, या दुबई पार्ट ऑफ द एमिरेट्स आपके लिए। तो अल्टीमेटली फिर मुझे सऊदी आना पड़ा क्योंकि अब पढ़ा था, इंजीनियरिंग की थी, तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट लेना था करियर का। तो करियर वाज नॉट गेटिंग किक स्टार्टेड इन यूके फॉर मी एटलीस्ट। और बाकी मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे था, लेकिन कुछ लोग वहां पर रुक गए कि हम थोड़ा वेट करते हैं कि ये मुश्किल टाइम गुजर जाए तो हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो मे बी जॉब्स ओपन अप होंगी। तो मुझे लग रहा था मैंने 1-1.5 साल जॉब अप्लाई करने में लगा दिया एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड समथिंग रिजिड जॉब। तो मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मतलब हमें एक कंट्री के अंदर रुक के नहीं बैठना चाहिए। जैसे हम लोग सऊदीया से आए थे यूके में पढ़ने के लिए। तो ठीक है, यूके इज गुड बेटर, बट कैरियर इज ऑन टॉप ऑफ द बेटर लाइफ। सो तो मैं फिर सऊदीया मूव कर गया। कुछ इमोशनल अटैचमेंट ये भी थी कि पेरेंट्स वहीं पे हैं, आज भी वहीं पे ही हैं। तो बहन में भी छोटे थे, घर में सबसे बड़ा मैं। तो मैंने कहा चलो लेट्स मूव ऑन। मैंने डिग्री ले ली है तो सऊदी अरब जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सऊदी अरब में जाने का डिसीजन। 1 मंथ के अंदर अंदर ही मैंने जॉब लैंड की सऊदी अरेबिया के अंदर ही। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरी वेरी फर्स्ट करियर वाइज जॉब थी एज एन इंजीनियर और मेरी लास्ट एज एन इंजीनियर जॉब भी वही थी। तो मुझे एक लोकल कंपनी थी ACES, एडवांस कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विसेज। तो वो लोग ये टेलीकॉम का काम करते हैं, आज भी करते हैं। STC मोबाइल और जेन के उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्वॉप के या माइक्रोवेव एंटेना इंस्टॉलेशंस और इस तरह करके। तो वो उस वक्त बहुत से इंजीनियर्स को ढूंढ रहे थे जो एक टीम को लीड कर सकें और ये काम करा सकें। मेरा कैरियर स्टार्ट था, मुझे भी कोई ऐसी जॉब चाहिए थी जहां पर मैं काम भी करूँ, सीखूं भी और अपने स्किल्स को भी करूं। पर यह है कि मुझे ये यूके की सर्टिफिकेट ने बहुत हेल्प की है। मतलब ये जो डिग्री थी मेरे पास, इसने मुझे बहुत ईजी मेरे लिए हो गया सऊदीया में कि मैं वहां पर जॉब को लैंड कर सकूं। आई थिंक आई वाज गेटिंग प्रायोरिटी ओवर अदर कैंडिडेट्स। मुझे जिस चीज का एहसास 1-2 साल के बाद हुआ, मुझे शुरू में नहीं पता था कि ऐसा होता है। तो वहां पर 3 महीने काम किया। तो मैं थोड़ा जरा अपने कैरियर के साइड से जा रहा हूं। 3 महीने काम करने के बाद अब हवावी का प्रोजेक्ट था, वो तो हवावी के जो एम्प्लॉयज थे वो आते थे, मिलते थे, बात होती थी। मेजरली चाइनीज ही थे सारे। तो वन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ जॉब
कि आप हवावी में ट्राई क्यों नहीं करते, मतलब ऑफर नॉट अ जॉब बट जस्ट अ सजेशन, एक सजेशन ऑफर किया गया उनकी तरफ से कि व्हाई डोंट यू अप्लाई इन हवावी। फिर मैं 3 महीने काम करके एज ए इंजीनियर में तंग आ गया था, मैंने कहा ये मैं काम नहीं करना है यहाँ पर कि मैं केबल ही पैचेस करूँ या फाइबर की स्प्लाइसिंग को देखता रहूँ या कुछ, मैंने कहा आई कैन डू मोर देन दैट। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया हुआवी के अंदर। ये सब मैं बात कर रहा हूँ अराउंड इन द ईयर ऑफ 2011, बेसिकली बहुत टाइम हो गया इन बातों को। तो 2011 के अंदर 3 महीने काम करने के बाद मुझे रियलाइज होगा आई शुड नॉट वर्क एज एन इंजीनियर, आई शुड बी इनटू मैनेजमेंट। तो मैंने हुआवी में ऑफर दिया, तो मुझे पहली जॉब उनकी तरफ से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की मिली, विच वॉज मोर लाइक इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर एंड लेस लाइक अ कोऑर्डिनेटर। 1 साल मैंने वहां पर काम किया और बहुत सी चीजें मैंने लर्न की, और अपने मैंने जो यूके से यूनिवर्सिटी से सीखी हुई स्किल्स थी मेरी, नॉट इंजीनियरिंग स्किल्स बट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, और जिसको बहुत सी एडाप्टिव स्किल्स कहा जाता है, उन चीजों को मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया ना, आई वाज सक्सेसफुल। तो मैं वहां पे मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन हुआवी आई वाज हैंडलिंग 45 कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसमें सिविल प्लस टेलीकॉम के कॉन्ट्रैक्टर्स थे। आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट वर्क। तो अब होता ये था, मैं सुबह जाता था और शाम में मेरा टाइम नहीं होता था आने का, कभी मैं 8 बजे आ रहा हूँ, कभी मुझे 10 PM हो रहे हैं, तो इस तरह करके हम लिखे रहे थे। एंड सेम वाज विद माय मैनेजर ऑल्सो। तो वर्स्ट चीज ये हुई कि 1 साल काम करने के बाद दे काइंड ऑफ लाइक टुक मी आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो उनका एक प्रोसेस होता है कि टेक आउट पीपल फ्रॉम वन प्रोजेक्ट एंड पुट देम ऑन द अनदर प्रोजेक्ट। तो वो टेक देम आउट तो हो गया, बट पुट देम बैक ऑन नहीं हुआ। In between, the manager went on vacation and they closed that window. So ultimately, when he came back, तो मुझे HR की तरफ से एक लेटर था कि they have laid me off. First time in my life when I got laid off. तो मैंने कहा ठीक है, no issues. Then I started running around after the jobs and everything. तो within 1 week I got the job again, and that is the moment where I realized कि ये UK की जो डिग्री है वहां से आने का ना, तो ये मुझे बहुत ज्यादा emphasize कर रहा है। And that put some eagerness in myself that if I have the passport or nationality, where would I be standing? तो वहां से एक सोच का बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ उस मोमेंट से बेसिकली। तो so those 45 contractors where I was working, one of them was Cedar Group. So before I can reach to them, they reached out to me और उन्होंने मुझे implementation manager की जॉब ऑफर कर दी, which was the either same package or more package at that time. तो मैंने एक्सेप्ट किया एंड आई स्टार्टेड फर्स्ट टाइम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद देम। सो एज सून एज आई जॉइन इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर, विद इन 2 months दे प्रमोटेड मी एज अ PM। तो आई रिमेंबर के आई वाज गिवन अ टीम, one team of 5 members on the side, and from that I grew to a team of 280 people, handling everything, and then handling Huawei as our client when I was working with Cedar. So from project implementation manager, I got promoted project manager, I got promoted senior project manager. So ये 3 साल फिर मैंने उनके साथ टिक्के लगाए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ही, एंड आई रियलाइज के ग्रोथ और किस तरह होती है। तो ये सब टाइम में मैं बस लेडर को क्लाइम ही कर रहा था, और विद दिस थिंकिंग के आई थिंक आई डिड सम decision in a rush when coming from UK. I should have stayed there. At least I should have that thing which is they call like a red copy or blue copy that changed the life. मुझे वो बातें उस वक्त शुरू में समझ नहीं आती थी, because I was thinking from a different prospect. I'm more career oriented guy than those things. लेकिन वो चीज वैसे थोड़ा बहुत इसी तरह वेटेज रखती है जैसे मैं बोल रहा हूँ। Unfortunately, this is the ground reality as of today. तो फिर ये है कि सीडर कंपनी छोड़ने लगा, थैलिस को ज्वाइन करने लगा, बिकॉज आई वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। मुझे लगा कि नहीं, टेलीकॉम सेक्टर से भी मुझे आगे जाना चाहिए। सो ऑल दिस टाइम आई वाज थिंकिंग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कि आगे बढ़ना चाहिए। तो वो वही एक चीज है जो मेरे अंदर आज तक रहेगी कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये कहता हूं कि आगे बढ़ना चाहिए आदमी को। तो मैं आदमी भी ऐसे ही हूं, चाहे कहीं भी मसला हो, कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट कोई भी है, कुछ भी है, नो आर्ग्यूमेंट, नो फाइट, नो नथिंग। मैं अभी भी आज भी यही बिलीव करता हूँ, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चीज को सोचते हुए मैंने सीडर को छोड़ा, थैलिस को ज्वाइन किया। उसी बीच में मैंने इमिग्रेशन अप्लाई कर दी थी कनाडा की। वो भी एक स्टोरी है, आई विल कम टू दैट पॉइंट। बट बेसिकली ये मेरा टोटल बैकग्राउंड इफ आई समराइज, तो पिछले 14 सालों में से सिर्फ 3 months मेरे एज एन इंजीनियर हैं, और बाकी के सारे ईयर्स एंड मंथ्स जो मेरे, ठीक है, वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर है, वर्किंग इन
pharmaceutical sector, telecom sector, infrastructure, utility grid, defense and aerospace, और आज यहाँ कनाडा में रेलवे सिग्नलिंग. तो आई बीन थ्रू लाइक 5-6 मेजर इंडस्ट्रीज है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इंडस्ट्री डाइवर्स इंडस्ट्री में काम करने के बाद ये चीज तो एक क्लियर होगी मुझे कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर यू वर्क इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, द मोर इजियर यू आर टू अडॉप्ट yourself by the companies, and the companies can also adopt you at the same time because you come from rich experience and everything. और आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. You don't have to be technical, but ये जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, I mean this is not what everyone carries on their shoulder. जी 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 जी. और दूसरा, आपने जब माइग्रेशन की सऊदी अरब से कनाडा में, तो वो क्या प्रोसेस था, और वो उसके बारे में थोड़ा बताइए. जी जी जरूर. मैं वैसे तो मैं 2011 में आ गया था फॉर गुड सऊदी अरेबिया यूके से. ये पहले 2 साल या 2.5 साल जो मेरा ट्रांजिशन था फ्रॉम दैट एसएस कंपनी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वहां से लेके सीरियल ग्रुप तक का, उसके बीच में जो आखिरी साल था, आई थिंक 2013 था, मैंने बहुत कोशिश की अप्लाई करने की. ये बेसिकली उस वक्त एंड आई गॉट लकी टू बी ऑनेस्ट. एक्सप्रेस एंट्री एक सिस्टम आने से पहले एक सिस्टम था इनका, पॉइंट बेस्ड सिस्टम. दे डोंट कॉल इट एक्सप्रेस एंट्री. कनाडा के एक बहुत इजी प्रोसेस होता था इमिग्रेशन का, जिसके ओवरऑल पॉइंट्स आई थिंक इट वाज ईदर 68 or 70 पॉइंट्स आउट ऑफ 100. सो क्वालिफाइंग वाज 68. I think 68 अगर आपके पॉइंट्स हो जाए आउट ऑफ 100, यू आर क्वालिफाइड. नॉट ओनली यू बट योर होल फैमिली इज क्वालिफाइड. ऐसा उनका सिस्टम था एक्सप्रेस एंट्री करने से पहले. नो, एक्सप्रेस एंट्री इज समथिंग वेरी टफ दैट दे इंट्रोड्यूस. तो 2013 में अप्लाई करने लगे, एंड बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर किए हुए थे, चाहे वो एक्सपीरियंस के थे या कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे. तो इनकी ना हमेशा एक टाइमलाइन होती है. दे गो फिस्कल ईयर बाय फिस्कल ईयर. आई थिंक देयर फिस्कल ईयर इज अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. तो अगर 30th of April से पहले या 28th of April से पहले आप सबमिट नहीं करते हैं, दे विल नॉट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन आफ्टर दैट डेट. उसमें फिर 1 हफ्ते का गैप रहता है, उसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है. उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन. तो 2013 में मैं अप्लाई करने लगा, मैं लेट हो गया. तो अप्रैल का महीना गुजर गया, तो हम नेक्स्ट मंथ में आ गए मई में. और मई में मैं देखा तो मेरा वो जो उसमें डेजिग्नेशन था प्रोफेशन प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो था ही नहीं. वो उन्होंने एक्सक्लूड ही कर दिया नेक्स्ट ईयर की इमिग्रेशन से. सो फिर मैंने कहा चलो 1 साल और वेट कर लेते हैं. फिर देन द ईयर 2014 केम, इट वाजंट देयर आल्सो. फिर 2015 में जब मैं सीरियल से थैलिस ट्रांजिशन हो रहा था, देन आई थॉट, मैंने चेक किया फिर सिस्टम दोबारा कनाडा का इमिग्रेशन का. मैंने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो प्रोफेशन अभी भी नहीं आया. ये तकरीबन कोई दूसरा या तीसरा साल चल रहा है कि जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशन फ्रॉम इमिग्रेशन दे टुक इट आउट. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग के व्हाई एम आई वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन टू पॉप अप. मैं इंजीनियर हूं, आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री. द वर्क दैट आई एम डूइंग इज एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. Okay, so I'm a project manager of an engineering project. In other words, maybe I can say I'm a project engineering manager. That profession is there. I'm specifically running after those words कि project manager ही होना चाहिए, लेकिन project engineering manager है. Then I start reading the Canada.ca, एक वेबसाइट है जो कनाडा गवर्नमेंट की है. उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि एक अगर ये प्रोफेशन है जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजर, इसके क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं. उसको पढ़ने के बाद इफ इट्स लाइक आई थिंक द मैच रेशियो वाज लाइक 70-30. इफ इट्स 70% मैचिंग you can apply. If it's 30% matching, then wait, find some other suitable profession or something like this. ऐसा कोई प्रोसेस था उस वक्त जो अब नहीं है. तो उस सिनेरियो के अंदर मैंने फिर अप्लाई किया, एंड सेम कंपनी फ्रॉम सीरियल कंपनी बिफोर शिफ्टिंग टू थैलिस, मैंने उनसे ही एक्सपीरियंस लेटर ले लिया, एंड आई वाज एबल टू गेट दैट. तो वो मैंने लेके सारा उनके सिस्टम के अंदर अच्छा पहले ना अपलोड नहीं होते थे ये डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू सेंड इट बाय पोस्ट. सो आई गैदर्ड, सो फॉर्म डाउनलोड किया Canada.ca की वेबसाइट पे, जो मे बी आई कैन क्विकली check the website here. I'm pretty sure it's the same website as of today. Yeah, Canada.ca. तो Canada.ca के अंदर एक सेक्शन होता है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप. Specifically, if you want to go for that category, I'm going to drop the link in the chat. So basically, when we talk about immigration, and it's good that we're doing this podcast, so one message to everyone कि बहुत से लोग जो है ना इसको इस तरह समझते हैं कि इमिग्रेशन बहुत हार्ड है.
हम नहीं कर सकते, एजेंट के पास जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हर कंट्री का, कंट्रीज आई विल नेम लाइक कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों की गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है। कनाडा की जैसे है canada.ca, इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है। इसमें एक सेक्शन होता है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, यू गेट ऑल दी प्रोग्राम्स, यू गेट ऑल दी प्री रेक्विजिट्स, और हर प्रोग्राम की डिटेल, फर्दर सब फोल्डर्स और सब लिंक्स होते हैं, जिसको आप पूरा पढ़ने, एक स्टडी करने में टाइम लगता है। यस, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट माइट टेक 2-3 days टू रीड एंड देन टू अंडरस्टैंड इज अ डिफरेंट थिंग। एक हफ्ता हो सकता लग जाए क्लियर अंडरस्टैंडिंग पिक्चर बनते हुए। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं, देन you are qualified. If you're not falling under that criteria, you are not qualified. And if you're not qualified, ऐसा कुछ नहीं करने लगा एजेंट जो कि आपको क्वालिफाई करा देगा, unless he takes some money and he does some under the table thing, and that is more like कि किसी जगह से वर्क परमिट को ले आया, ठीक है, वो भी इतना, उसके बहुत से कॉन्स हैं, प्रोस बहुत कम है, बट दिस इज द राइट वे टू डू इट, एंड एनीवन कैन डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ द एजेंट। तो ये जो वेबसाइट मैंने लिंक अभी आपको शेयर किया है, इसी लिंक को ओपन करके बैठ जाता था मैं अप्लाई करने के लिए और हर बार देखता था मुझे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती थी, और मैं ये सोचता था किसी एजेंट से मिलते हैं, किसी से कुछ करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करते करते, एक मेरा दोस्त होता था उस वक्त, देन ही डिडंट अवेल द अपॉर्चुनिटी, उसको तो पीआर मिल गया था, बट देन ही डिसाइडेड नॉट टू गो, ही स्टेड इन सऊदी अरेबिया। तो मैंने डिसाइड किया 2019 में कि नहीं, मुझे चलना चाहिए, तो मेरा वो अच्छा डिसीजन था। तो मैंने इस तरह करके ना इस इमिग्रेशन के ऊपर अप्लाई किया। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज भी वही हैं, मतलब इफ आई कम टू द रिक्वायरमेंट्स, एक्सप्रेस एंट्री जो आज का सिस्टम है और जो वो वाला सिस्टम था जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, द बेसिक थिंग इज द सेम। नंबर 1, आइल्ट्स आपको दोनों सिस्टम में करना पड़ रहा है, पुराने वाले में भी था और नए वाले में भी है। और आइल्ट्स की स्कोरिंग उस वक्त, यस आई थिंक इट वाज लेस, इट वाज लाइक 6 इन ईच मॉड्यूल। आज के दिन ऐसा नहीं है, आज के दिन 6.5 इन ईच मॉड्यूल। तो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और एक और स्पीकिंग, ये 4 इनके मॉड्यूल्स होते हैं। तो इनका क्राइटेरिया टफ है एक्सप्रेस एंट्री में, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि अगर कोई आदमी इतना प्रोफेशनल काम कर रहा है, इतनी देर से किसी फील्ड के अंदर है, और ज्यादा कम्युनिकेशन हमारी 99% इज इन इंग्लिश, बिकॉज ऑफ दैट इज द कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस, आई डोंट थिंक सो इट्स हार्ड टू पास द आइल्ट्स, ठीक है। लेकिन ये है कि एक मोटिवेशन से एक डीमोटिवेशन लोगों को आ जाती है कि नहीं, इसमें हमें टाइम लग जाएगा। सो आइल्ट्स इज द सेम। सेकंड इज द वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, वर्क एक्सपीरियंस का एक इनका मिनिमम क्राइटेरिया वर्क एक्सपीरियंस का 1 साल है, जिसके सबसे कम पॉइंट्स हैं, और सबसे मैक्सिमम क्राइटेरिया इनका 3 से 4 साल है, जिसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। अब लेट्स से कि अगर कोई आदमी जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, ही विल ओनली गेट द पॉइंट्स फॉर द 4 years। सो अगर किसी के 4 साल का भी एक्सपीरियंस है, दैट इज इनफ फॉर देम। और किसी का 1 साल का एक्सपीरियंस, वो भी इनफ है, लेकिन आपके पॉइंट से पूरे होंगे कि आप क्वालिफाई करें, इवन देन दे आर रेटिंग यू। तो ये 2 चीजें तो आज तक चेंज नहीं हुई, एक्सपीरियंस हो गया और ये आइल्ट्स हो गया, ठीक है। फिर उसके अलावा अब बाकी के कुछ बोनस पॉइंट्स, एज जितनी यंग होगी ज्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है। उस वक्त जब मैंने अप्लाई किया था, आई रिमेंबर आई वाज जस्ट रीच 30, और मुझे इतना याद है कि 29 to 34 was the maximum points of the age। मतलब they encourage people to come in this age to apply, because इनको लग रहा है कि इस एज में जो ये कंट्री में आएंगे, ये तकरीबन 30 साल यहाँ पर काम करेंगे, इकोनॉमी को फायदा होगा, टैक्स भरेंगे, ठीक है। सो द इकोनॉमिक सर्कल रन्स लाइक दिस, सो पीपल आर गेटिंग समथिंग एंड दे आर आल्सो गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी। ये कनाडा का एक कल्चर है। तो ये एज, आज भी एज का ऐसी है। और आई थिंक 2-3 और पॉइंट्स अब रिसेंटली लोगों ने ऐड कर दिए हैं, जो मुझे इतना अब याद नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सप्रेस एंट्री में इस वक्त ये आ गई है कि यू नॉट ओनली यू अप्लाई एंड क्वालिफाई, योर वाइफ ऑल्सो नीड्स टू अप्लाई एंड क्वालिफाई। मतलब यू कैनॉट ट्रेवल एज अ फैमिली, बोथ ऑफ यू आर नॉट क्वालिफाइड एंड अप्रूव्ड एंड एवरीथिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोनों चीजों में कभी भी चेंज नहीं हुआ, एक तो हो गया आइल्ट्स, एक हो गया इनका एक्सपीरियंस, और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एजुकेशन असेसमेंट। आपकी जो भी डिग्री है, चाहे बैचलर्स है या मास्टर्स है, आपको उसको असेस कराना पड़ता है बाय 2 organizations इन कनाडा। किसी एक को आप से करवा सकते हैं, एक है WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, दे चार्ज मिनिमम फी, और 1 महीने से 2 महीने का प्रोसेस है उनका। तो बेसिकली क्या करते हैं, दे असेस योर डिग्री एंड दे क्वालिफाइड इफ इट्स अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन कैरिकुलम और नो। अगर एक जगह से 3, जैसे मैंने यूके से डिग्री की, तो इट वाज नॉट दैट हार्ड, और बाकी लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान से भी पढ़ा, एज लॉन्ग एज इट्स अ प्रॉपर डिग्री। तो उसका कैरिकुलम सेम ही होता है इंटरनेशनली। तो इन लोगों ने मेरी डिग्री को असेस किया, असेस करने के बाद
फैक्स द यूनिवर्सिटी इन यूके, और करने के बाद सारी चीजें करने के बाद उन्होंने कहा कि यस योर डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 4-year बैचलर डिग्री इन कनाडा. So the degree that you got outside is the same thing that we are teaching in the over a period of 4 years. तो उससे दो चीजों के फायदे होते हैं. एक तो इमिग्रेशन के अंदर वो पॉइंट्स मिल जाते हैं कि हमारी भाई एजुकेशनली हम क्वालिफाइड हैं और आपके सिस्टम को मीट करते हैं. दूसरा है कि जब आप कनाडा में लैंड होते हैं, ओके, व्हेन यू गो फॉर अ फर्स्ट टाइम जॉब, ओके, तो एम्प्लॉयर को अगर क्वेश्चन आता है कि नहीं आपकी एजुकेशन बाहर से, हमें क्या पता कि कैनेडियन के इक्विवेलेंट है कि नहीं, देन यू कैन शो दैट थर्ड पार्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट कि भाई they have assessed it, it's your world, your government organization that is accepted by the other organization, so ये उसका रिजल्ट है. तो ये कुछ चीजें जो हमने उस वक्त की और करके मैंने अप्लाई किया. हाँ, फॉर्म, क्योंकि उस वक्त अपलोड का एक सिस्टम नहीं था कि सिस्टम पे अपलोड नहीं कर सकते थे, ऐसे कोई ऑप्शन नहीं था. तो होता ये था कि वो जब फाइल बनाई जाती थी ना, तो वो फाइल तकरीबन इतनी बड़ी बनती थी, और वही एक मेरा लेजीनेस होता था कि इतनी बड़ी फाइल बनाना, हर सवाल के जवाब लिखना, ठीक है, फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना. फिर वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं अटैच हो जाते थे, वो डॉक्यूमेंट्स जाके वो कभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटैच करवाना, कभी किसी को, साथ में जॉब्स भी चल रही हैं, फैमिलीज भी चल रही हैं, और बीच में ये ऑन टॉप ऑफ दैट एक अबव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई, तो वो लेट रहते थे. अब होता है क्या था, लेट होते होते डेडलाइन निकाल देते थे. तो 2 साल तो मैं यही करता रहा. तीसरे साल फिर मैंने जाके अप्लाई किया था. तो ये मतलब इन अ नटशेल मैंने आपको प्रोसेस बताया. सॉरी जरा लंबा हो गया प्रोसेस, लेकिन नटशेल हमने इसी तरह अप्लाई किया था इसको. आज के दिन बहुत इजी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन canada.ca. एक्सप्रेस एंट्री का एक सिस्टम है और वही सिस्टम है इमिग्रेशन, उससे हटकर कुछ भी सिस्टम नहीं है. यानी कि जो आप जो प्रोसेस बता रहे हैं अभी भी वही प्रोसेस फॉलो होगा, और आप रिकमेंड करते हैं कि इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ना, अभी भी जो चाहते हैं कि कनाडा में मूव करें और कनाडा में जाएं, तो वो canada.ca के थ्रू प्रोसेस जो है ना इमिग्रेशन वगैरह का वो जो है वो फॉलो करें. जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है. मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अभी भी लोग जो है इसी प्रोसेस को फॉलो करके इमिग्रेशन के लिए मूव करें. और कोई प्रोसेस नहीं, कनाडा के लिए और कोई प्रोसेस नहीं. जो इस वेबसाइट पे है canada.ca पे, वो एक हतमी चीज है जो गवर्नमेंट ने खुद लिखी है, और ये एक लॉ है. इस लॉ से हटकर कोई और लॉ नहीं है. हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, आजकल क्या है कि मुझे भी अपने फ्रेंड्स के कॉल्स आते हैं, या कभी कभी जो फ्रेंड्स नहीं भी हैं ना, कईयों को भी मेरा नंबर मिल जाता है कि एक दूसरे से किसी से मिल जाता है, लोग मुझे कॉल कर लेते हैं और मुझे थोड़ा सा जरा वियर्ड सा लग रहा होता है उनको ना करते हुए, कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद वीजा हम लगवा सकते हैं. ऐसा नहीं है. तो कह रहे थे यार वीजा हमारा भी लगा दो, किस तरह लगेगा यही बता दो सारा कुछ. तो मैं उनको बता रहा होता हूँ, मैंने कहा देखो यहाँ पर काम करने के लिए आना है तो द बेस्ट वे इज टू कम थ्रू इमिग्रेशन. क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग एज अ पीआर कार्ड होल्डर, तो आपके राइट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिटीजन की तरह है. मतलब एक ही राइट, मेजर जो राइट है वो नहीं होगा आपका, कि अब वोटिंग में 2 राइट्स नहीं है आपके व्हेन यू आर ऑन अ पीआर के. एक तो ये कि आप वोट नहीं कर सकते इलेक्शंस के दौरान यहां पर, और दूसरा ये कि आप किसी भी जगह के रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकली मतलब आप खड़े नहीं हो सकते या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ऐसा कोई भी नहीं कर रहा होता जो शुरू में आता है इधर. तो वो हमें जरूरत नहीं थी. उसको छोड़कर बाकी सारे राइट्स हैं बीइंग अ पीआर कार्ड होल्डर. तो एक तो ये कि आपको एक शुरू से फ्री हैंड मिलता है. यू वर्क एनीवेयर, सो यू लिव वर्क डू बिजनेस करो, रहो, घर लो ना रहो, किराए पर रहो, जैसे करना करो, गवर्नमेंट की तरफ से फुल फ्री हैंड है. ओके, एंड नॉट ओनली दैट, द डे यू लैंड ऑन द कनाडा, अगर आपके मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं और अगर एक भी बच्चा है तो भी सेम रूल है, द गवर्नमेंट गिव्स यू सम मनी बैक. तो गवर्नमेंट का रेशो ये है कि अगर आई थिंक द हाउस होल्ड इनकम इज आज के इस साल में ये रेशो चेंज होती है, रेटिंग चेंज होती है. अगर $50,000 से हाउस होल्ड इनकम कम है सालाना, तो मैक्सिमम बच्चे का चाइल्ड बेनिफिट, दे कॉल इट सीसीबी कनाडा चाइल्ड बेनिफिट, वो दिया जाता है. तो वो तकरीबन ऐसी फैमिलीज के लिए आई थिंक $700 के करीब है. तो गवर्नमेंट पेज यू $700 इस केस में, कि ये $700 में आप जैसे भी बच्चे की अपनी नशोनुमा कर रहे हैं, टेक इट सम एक्स्ट्रा फ्रॉम अस एंड डू लिटिल बिट मोर, लाइक थोड़ा बहुत और इसको पैम्पर कर दो और इसकी जरूरियात को मीट कर दो. तो गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव. दैट हैपेंस व्हेन यू आर ऑन अ पीआर. जब आप वर्क परमिट पे हैं और जब आप स्टूडेंट वीजे पे हैं, विजिटर वीजे पे तो कोई राइट्स ही नहीं है, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है. तो कमिंग ऑन अ पीआर
is not only good for you but also for the family. From day one you get the benefit from the government. The government tries to facilitate you, और ये फिर benefit कम हो जाएगा जैसे ही टाइम के साथ आपकी हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी, आप जॉब अच्छी करनी शुरू करेंगे, आपके सैलरी इंक्रीज होगी, मंथली इनकम बढ़ेगी या ईयरली इनकम बढ़ेगी, तो देन दे विल रिड्यूस डाउन, बिकॉज देन दे ऑल्सो हैव अ सिस्टम कि ठीक है अब इसे इतनी जरूरत नहीं है, ही इज अर्निंग मोर और शी इज अर्निंग मोर, सो दे कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली गुड, सो इंस्टेड ऑफ 700 लेट अस गिव देम 200 or 300, स्टिल दे विल गिव यू. एंड यहां तक के ट्रस्ट मी कि इस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो जो आज चल रहा है, उसके भी बच्चों का बेनिफिट मिलता है. Everyone is treated at equal levels, चाहे वो $100 क्यों ना हो, but the government is obliged to give back to the society. ये आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन. दूसरा, अगर कोई आदमी चाहते हैं कि उन्होंने लेट्स से वर्क परमिट पे आना, ठीक है ना, Okay. तो कोई आपको उधर की वेबसाइट्स का पता है कि जिसके थ्रू वो जॉब्स वगैरह अप्लाई कर लें या बिल्कुल बिल्कुल, यही वेबसाइट canada.ca, इसका एक सेक्शन है कॉल्ड वर्क परमिट, उसको आप क्लिक करेंगे. उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर गवर्नमेंट की अप्रूव्ड जॉब्स बाय देयर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स वो लिस्ट आउट हुई होती है. सो यू as usually you do in Saudi Arabia or anywhere in the world, कि आप जॉब को ओपन करते हैं, आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, then you try to fit into that criteria, apply with the resume, certificates या evidences जो साथ में अटैच करके आप देते हैं, and really then the ball goes in the court of employer. तो फिर employer will make the decision to give you a call or no, but definitely जो वर्क परमिट की जॉब्स इस प्लेटफॉर्म से होंगी canada.ca, जो कि गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म, और जिसने भी वो पोस्ट होंगे दैट इज 100% जेन्युइन, 100% ट्रू, और वही वो लोग हैं जो आपको अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से इशू करवाएंगे लेटर दैट वी नीड दिस गाय एंड लेट हिम गेट हिम ओवर द वर्क परमिट. सो आई एम रेडी टू टेक हिम और हर ऑन अ वर्क परमिट फॉर 1 to 2 years, and then we will, based on the performance, we will extend the contract. ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है. ये ही एक तरीका है, ऑफिशियल तरीका, जो मैं चाहता हूं लोगों को भी पता चले कि यही एक ऑफिशियल तरीका है. बाकी कोई भी तरीका, अगर कोई एजेंट आके बोल रहा है कि हम वर्क परमिट निकाल रहे हैं सब कुछ, तो हाँ भाई निकाल रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आई विल एक्सप्लेन दैट वेरी शॉर्टली. फॉर एग्जाम्पल, मैं आया कनाडा में, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, मैंने एक रेस्टोरेंट खोल के मैंने सारी गवर्नमेंट की लीगैलिटीज वगैरह पूरी करके टैक्स भर के सब कुछ दिखा दे कि यस आई एम अ वेरी गुड बिजनेस ओनर काइंड ऑफ अ गाय, और ये सब कुछ हो गया. अब मुझे एक शेफ की जरूरत है, मैं यहाँ पर पूरे कनाडा में घूम रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत शो अप करके ऐसा कुछ रिकॉर्ड एडवर्टाइज करवा के अखबारों में 2-3 महीने का इस तरह करके दिखा दिया कि भाई मुझे कोई रिसोर्स, कॉम्पिटेंट रिसोर्स ही नहीं मिल पा रहा है. जैसे एक शेफ हो गया, मुझे कोई कॉम्पिटेंट शेफ ही नहीं मिल पा रहा है, बट आई नो समवन हु इज इन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, आई कैन गेट हिम ओवर फ्रॉम ओवर देयर. ठीक है, अब वो करने के लिए गवर्नमेंट को 2 से 3 महीने का रिकॉर्ड दिखाया जाता है यहाँ पे कि भाई व्हाई वी फेल टू गेट समवन हियर. गवर्नमेंट फर्स्ट आस्क कि व्हाट इज इट स्पेशल दैट यू वांट टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड एंड यू कैन नॉट फाइंड इन कनाडा. क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का सबसे पहला नैरेटिव ये है कि गिव जॉब्स टू द कैनेडियन, और जो पीआर कार्ड होल्डर वो भी कैनेडियन एक तरह का माना जाता है, तो इनको पहले कैनेडियंस को काम दो, फिर बाहर से फॉरेन लोगों को लेके आओ, विच इज अ गुड अप्रोच बाय द वे. और कैनेडियन सोसाइटी में ये नहीं है कि कोई गोरा या काला. कैनेडियन कैनेडा इज बेसिकली a combination of all the nationalities together, and there is this country Canada. तो यहाँ पर आपको सब लोगों का एक मिक्सचर मिलेगा, गोरे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, और यही सारे कैनेडियंस हैं, इन्हीं सबको कैनेडियन कहा जाता है. तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज पे एम्फोसाइज करती है. अब होता क्या है कि शेफ का वर्क परमिट वाकई निकल आता है, और वो वर्क परमिट किसी कॉम्पिटेंट रिसोर्स को देने के बजाय जिसने निकाला होता है उसको भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पीछे थोड़ी फंडिंग की होती है. इतनी फंडिंग नहीं होती, $5,000 से $8,000 लग जाता होगा मैक्सिमम, ठीक है. अब ये बेचा जाता है, हमारे कंट्रीज में बैक होम बिकता है या बाहर फॉरेन बिकता है. तो ये वो वीजाज हैं जहां पर मार्केट में डिमांड आ जाती है $30,000 कैनेडियन, $40,000 कैनेडियन. देयर वाज अ टाइम लास्ट ईयर, मुझे किसी बंदे ने बताया कि एक आदमी $70,000 कैनेडियन देके एक शेफ का वीजा आया हुआ. मतलब पीपल आर लाइक दैट क्रेजी कि वो canada.ca के थ्रू नहीं जा पा रहे क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटेंट किस्म की जॉब्स है, सारा कुछ, तो चलो इस तरह कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि किसी तरह से बस कनाडा आना है. तो $70,000 वो पीछे या तो लोन लेके आ रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टीज को बेच के आ रहे हैं. और आते साथ होता क्या है ऐसे वर्क परमिट पे, ये भी जो वर्क परमिट गवर्नमेंट का, इसमें सिर्फ एक ही कौन है कि ये होता है क्लोज वर्क परमिट, नॉट एन ओपन वर्क परमिट. जैसे सऊदी में एक टर्म यूज की जाती है आजाद वीजा, तो ये आजाद नहीं है, ये क्लोज्ड है. जैसे हमारी कंपनीज का वीजा होता है, हम उनके साथ बाउंड होते हैं काम करने के लिए, देन वी हैव टू टेक अ ट्रांसफर. तो ये भी ऐसी है, सेम कंसेप्ट है. सऊदी ने जो कंसेप्ट अप्लाई किया वो वेस्ट के कंसेप्ट ही हैं. सऊदी ने कोई नया अपने से इंप्लीमेंट नहीं किया वो कुछ भी.
ये अमेरिकन सिस्टम्स ही हैं या ब्रिटिश सिस्टम्स ही हैं। तो अब ये क्या होता है कि 2 साल के लिए आप उस आदमी के साथ बाउंड हो जाते हैं। सो इफ ही हैज गिवन यू अ शेफ वीजा, यू हैव टू वर्क ओवर देयर। अच्छा, अब बहुत से लोग कहते हैं हम ये काम क्यों करें, हम तो कुछ और करने आए थे यहाँ पे, पैसा लगा के लोग आए थे, फिर क्या है कि वो बैठ जाते हैं घरों में, ये कैश इन हैंड की जॉब्स करते हैं कहीं और, ठीक है, और बेचारे 2 साल के लिए सजा काटते हैं। 2 साल के बाद फिर दोबारा एजेंट पकड़ा जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, पैसे देके क्वालिफाई कराना शो किया जाएगा परमिट के लिए, तो अंडर द टेबल वो कोई एक तरीका है जो अनकरीब बंद भी हो जाएगा, जो मुझे सुनने में आ रहा है, तो उसमें करके ग्रीन कार्ड दिया जाता है। लेकिन जस्ट इमेजिन ऑल दिस एफर्ट एंड टाइम एंड मनी दैट यू पुट, जबकि एक लीगल तरीका ये है कि canada.ca पे अगर आप रियली क्वालिफाई करते हैं, एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है, ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको मंथली इनकम मिलेगी, आपकी इंश्योरेंस भी होगी, सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे, और 1.5 साल के अंदर अंदर, 2 साल भी नहीं, 1.5 साल के अंदर अंदर आप अपने ही एम्प्लॉयर से एक रिफरल लेटर लेके इन हाउस इमिग्रेशन कहा जाता है, जो लोग वर्क परमिट पे आते हैं कनाडा में, अगर उनको ग्रीन कार्ड या पीआर, जिसको पीआर कार्ड, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है, उसके अपने अप्लाई करना है, तो इन हाउस इमिग्रेशन आप कर सकते हैं। दैट इज वेरी इजी एंड यू डोंट हैव टू पे एनीवन एनी मनी, जबकि ऑन द अदर साइड यू कीप ऑन पेइंग इट। इसलिए कि जो मेन इशू है, मैंने मोस्टली यही देखा कि एजेंट्स के थ्रू ना काफी लोग पे करते हैं। अब मैंने रिसेंटली एक सुना था कि एक आदमी ने यूके मूव किया तो उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपया दिया एजेंट को। ऐसा होता है क्योंकि अब क्या है कि जिसने वीजा निकाला हुआ है, ठीक है, उसको एक अपनी परसेंटेज चाहिए, फिर वो किसी एजेंट के पास जाता है तो वो भी अपना मार्कअप रख रहा है, तो हर आदमी ने अपना मार्कअप रखा हुआ है। जो एंड कंज्यूमर है, जो वीजा लेने वाला है, उसको प्रोडक्ट बहुत महंगी बेची जा रही है। बट जस्ट इमेजिन फ्रॉम डे वन दे आर कमिंग इन डेप्ट, और फिर लाइफ इजी नहीं है। यहां पर आने के बाद लोगों को रियलिटी जरा समझ में आती होता है। लोगों के साथ क्या है, जो बिग पिक्चर नहीं देखते लोग, वो ये है कि सारा कुछ बेच बेचा के आ गए, यहां पर आके अगर सेटल नहीं हुए जिस तरह सोचा, तो वापस जाने का रास्ता भी खत्म है। एंड देन द रिग्रेट कि अब हम क्या करें वापस जाके, तो उस चक्कर में भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी कंट्री में आप जाओ, अगर इस तरह जाना है, आप जाओ, काम करो, 1-2 साल, 2 साल तो कम से कम आप दो, सोसाइटी को समझो। देन थर्ड ईयर ट्राई टू क्वेश्चन योरसेल्फ, आर यू रियली इंटीग्रेटिंग इनटू इट, या ये कुछ ऐसी चीज है जो आपको पुश बैक कर रही है, देन यू कैन मेक अ मूव अगेन। मेरे हिसाब से आदमी की सोच बड़ी होनी चाहिए, काम बड़ा होना चाहिए, ये बाकी चीजें जो है खुद एडजस्ट हो जाती हैं। आपको आजकल क्या लगता होगा कि कौन सी जॉब जो है वो और जो कौन सी स्किल्स हैं जो इन डिमांड आजकल चल रही हैं जनरली कनाडा में? देखिए, वैसे तो हमेशा ही, मैं 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने लैंडिंग दी थी, मैंने अप्लाई किया था, आई थिंक 2013 में 3 साल लग गए थे इमिग्रेशन को होते होते, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं थी। मैं जॉब कर रहा था, वहां पे थालिस में बैठा, मैंने कहा चलो होती रहेगी, तो मैं हर चीज को बहुत लेट करता रहा। फिर मैं आया तो 2016 में भी जब मैंने लैंड किया, और वो टाइम जब 2013 में भी मैंने अप्लाई किया, तब से लेके अब तक अगर मैं पिछले पूरे 10 साल की बात करूं, तो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, हमेशा इंजीनियर्स की जॉब्स हैं, हमेशा अकाउंटेंट्स का काम चल रहा है, डॉक्टर्स बहुत शॉर्टेज है। कोई भी अगर मेडिकल प्रोफेशन से है तो ये लोग तो बैठे हुए लेने के लिए, सिर्फ फ्लॉ, इवन नर्सिंग एज वेल। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में, कि मैं जैसे ही इस कंट्री में आऊं और आते साल मैं एज इंजीनियर काम नहीं कर सकता, मैं इस कंट्री में अकाउंटेंट आऊं बन के, तो मैं एज अकाउंटेंट काम नहीं कर सकता, मैं मेडिकल प्रोफेशन हूं, ये सब जो हाईली लाइसेंस्ड है यहाँ पे। सो यू हैव टू टेक, इसके एक सिंपल एग्जांपल, जैसे सऊदीया में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल है, सो इंजीनियर्स हैव टू टेक दैट मेंबरशिप, बट दैट इज वेरी पीस ऑफ केक। वो उन लोगों ने ऐसा रखा है, उनकी मेहरबानी है पर इन्होंने ऐसा नहीं रखा है, और ये इनमें इनको हम पुश नहीं कर सकते। इनका सिस्टम बहुत वो है सॉलिड, दैट हूएवर गोज इन द सिस्टम, इसमें ऐसा एक फिल्टर लगा, इसमें जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो एक 100% जेन्युइन आदमी होगा। तो व्हेन यू कम ओवर हियर, यू हैव टू गो बाय देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, टाइम भी लगता है, 5 से 6 महीने, 1 साल भी लग जाता है, और वहां से सर्टिफाइड, जिसको लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस लेके निकलना पड़ता है, देन यू गेट द जॉब्स। If you want to work in highly regulated professions are accountant, medical, nursing, project management, not project management, engineering, और कुछ professions जो कि more high tech like nuclear industries के इनके अंदर आपको ये सब चीजें चाहिए होते हैं, and there are many more. The list is also available on canada.ca.
तो देखिए इन सब प्रोफेशंस में डिमांड है, और वो डिमांड होने की वजह ये लाइसेंसिंग का टफ होना है क्योंकि जब तक ये ऐसे ही रखा हुआ है इन्होंने प्रोसेस, तब तक डिमांड वाकई है, और पे आउट्स भी बहुत अच्छे हैं। डजंट टेक दैट लॉन्ग, अगर कोई आदमी आपके साथ भी टेक एनी जॉब इन द बिगिनिंग, एनी इंडस्ट्री जॉब, जस्ट टू सर्वाइव बाय फॉर 1 ईयर एंड 1.5 ईयर, लेकिन पैरेलल में इस चीज को अगर करते रहेंगे, भाई मैं एज इंजीनियर अगर काम वहां कर रहा था तो आई हैव टू डू दिस, तो उस चीज को आप गो फॉरवर्ड करते रहें, पढ़ते रहें, और उसकी एग्जामिनेशन देके लाइसेंस ले लें, उसका बहुत फायदा होगा, दैट यू विल बी वर्किंग एज अ लाइक सर्टिफाइड इंजीनियर जो रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तो ये है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि CRSP है, कनाडा की सेफ्टी प्रोफेशनल की एक सर्टिफिकेशन है, वो लोग बाहर से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कनाडा आना है, उसका एग्जाम जो है तो लोग मतलब के बिल्कुल एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आने लगा था कि एक्चुअली सारी अवेयरनेस की जरूरत है। अब जब हम लोग आए, अब जैसे मेरा हमेशा से डिफरेंट रहा, मैंने वो जैसे बताया, मैंने अपनी जिंदगी में 3 साल एज इंजीनियर काम किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियर काम करना नहीं, मुझे लगा ही नहीं सही। मैंने कहा मैंने ये नहीं पढ़ा था कि मैं केबल्स को पैच करूंगा या मैं हर कभी इसमें ही फंसा रहूंगा मशीनों में। मैंने कहा नो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय, सो आई विल गो इनटू मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी, फॉर मी आई एम नॉट इवन सर्टिफाइड एज अ PMP, और लोग कहते हैं कि वो सब कुछ होना चाहिए, बट माई एक्सपीरियंस इज सो ह्यूज द कंपनी टेक्स मी, नो प्रॉब्लम, बिकॉज एनी सर्टिफिकेशन कैन नॉट प्रूव यू दैट यू आर अ रियल project manager or you are a better manager or something like this. Just a criteria that you fulfill the criteria and you have some certification, but it's good to have. I'm not saying we shouldn't have. तो लेकिन जो बाकी के जो प्रोफेशन है, यस, अब जहां कहीं भी है आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी स्टडी पूरी करके कि कैसे करना है, उनको ईमेल भी कर सकते हैं, रीच आउट भी कर सकते हैं, भाई हम ये करना चाह रहे हैं। दे विल नॉट ब्लॉक यू टू डू एनीथिंग। आप जहां पे भी आप आने से पहले उसकी स्टडी वगैरह कर ले। जैसे अकाउंटेंसी के अंदर आई थिंक CPA इज वन टाइटल दैट अकाउंटेंट शुड हैव टू वर्क टू प्रैक्टिस प्रॉपर अकाउंटेंसी इन कनाडा। अब CPA का जहां तक मुझे पता है सऊदी में भी बैठ के लोग कर सकते हैं, उसको टाइम लगता है, आई थिंक 1.5-2 साल लग जाते हैं उसको लेते लेते ना, उसमें एग्जामिनेशन देना है, सब कुछ करना है। पर अगर किसी का कोई प्लान है कनाडा आने का, जैसे मैं 2018 में आना चाह रहा हूँ, तो बेशक उसको 2018 में भी अगर उसको पता चल रहा है तो बेशक 2020 में ले जाए उसको आगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जरूर करके आए, क्योंकि अगर यहाँ आके फर्स्ट डे से आपको इजी गोइंग जाना है तो यू हैव टू हैव दीज थिंग्स। फॉर मी इट वाज डिफरेंट बिकॉज आई वाज हैविंग सो मच ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट था अपने एक्सपीरियंस में कि मुझे काम मिल जाएगा। और मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे मेजरली 1 साल ही मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, सनोफी पास्टर, जो मुझे काम करने के बाद पता चला कि दुनिया में पोलियो वैक्सीनेशन सबसे पहले इन्होंने ही बनाई थी और इन्होंने ही रेडिकेट किया था इन सब चीजों को सोसाइटी से। तो उसके बाद मुझे फिर थैलिस में ही जॉब मिल गई, तो मैं तो इनके साथ ही फिर चलता रहा। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस दे गॉट मी ओवर हियर। इन बिटवीन दूसरी जगह भी मैंने काम किया जब मुझे लगा कि पैकेज वगैरह सही नहीं, बट देन ऑलवेज थैलिस कीप ऑन पुलिंग मी बैक, तो मैं फिर उस तरह करके चलता रहा। तो बट इट्स नॉट द सेम विद द अदर प्रोफेशंस, यू हैव टू गेट लाइसेंस्ड। अब कोई ये रेगुलेटेड प्रोफेशंस है एंड नो वन इज अबव द लॉ, यहाँ पर इसी तरह चीज को किया जाता है, तो एवरीवन गोस थ्रू द सेम सर्कल। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने भी देखा होगा कि लोग स्ट्रगल करते हैं कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते जब आते हैं कनाडा के लिए। जब उन्हें आना होता है उन्हें ये आइडिया, जैसे पाकिस्तान का आपको पता है वहाँ जरा इतनी महंगाई नहीं है एज कम्पेयर टू कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज हैं। आपको पता है कि जैसे आपने कहा कि 40 साल जो है कभी बार आपने स्ट्रगल करनी होती है, स्ट्रगल होती है, आपकी जॉब भी होती है और आपने हाउसिंग करनी है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं लोगों को कि वो आने से पहले अगर उनका वीजा लग गया, ठीक है ना, तो वो कनाडा आ रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल कैसे जो प्लानिंग करें और क्या चीजें वो कंसीडर करें जब वो कनाडा में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप जितना भी सेव कर लें वो अच्छा है, जितना भी करेंगे देखिए कम तो वो पड़ेगा ही, पर ये है कि कम से कम आने से 1-1.5 साल पहले कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे जो आप सेव करें, मिनिमम आई वुड से पहले 4 या 5 महीने के तो पैसे लेके आए जरूर, क्योंकि देखिए आते साल आपको घर, सबसे बड़ी कॉस्ट जो पड़ जाती है ना वो हाउसिंग की है। यहाँ पर घर बहुत महंगे हैं। अगर आप गूगल करें उसमें अगर आप ये सिर्फ एक चीज लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टोरंटो इस साल का, तो इस साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग को कोप करने के लिए टोरंटो में, हम भी टोरंटो के पास ही रहते हैं बट इट्स नॉट एग्जैक्ट टोरंटो सिटी सेंटर, इस
part of the GTA. City is called Brampton. So GTA is ग्रेटर टोरंटो एरिया, फिर एक GTH है, ग्रेटर टोरंटो एंड हैमिल्टन एरिया। तो इसके अंदर ने 10 से 15 शहर आते हैं और हम इनकी ना लास्ट बेल्ट में, so we are also considered part of टोरंटो। तो बेसिकली टोरंटो में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड, देखिए सबसे पहले अब ये समझे कि महीने का 4 से 5 हजार डॉलर चाहिए। आपको गूगल पे भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा, 4 से 5 हजार कैनेडियन डॉलर। आई मीन, और वो क्यों चाहिए? एक इसकी सिंपल सी थ्योरी है कि सबसे पहला इसकी, अभी बहुत जल्दी ये इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। सबसे पहले अगर मसलन 4,000 ही डॉलर चाहिए महीने का, तो उसमें से देखें 2-2.5 हजार डॉलर का या 2,000 डॉलर तो मान के चलें, एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे का 2,000 डॉलर का आपको अगर अपार्टमेंट मिल जाए, टफ है, मैं कह रहा हूँ बहुत टाइट बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से 2500 में मिलेगा। 2000 टू 2500 की रेंज में एक प्रॉपर ऐसी हाई राइज बिल्डिंग जिसमें 6th या 7th फ्लोर पे 2 बेडरूम प्लस den का मिल जाएगा GTA के अंदर। उसका रेंट 2000 से 2500 के अंदर रहेगा। तो आपका 50% या 55% तो चंक यहीं पे निकल गया रेंट पे। अब बचा 45%। यहाँ पे ग्रोसरी भी बहुत महंगी हो गई, पहले ऐसे नहीं था। हम जब आए 2016 में तब चीज डिफरेंट थी। मैं आके चला गया था सऊदीया वापस, मुझे पसंद ही नहीं आया था कनाडा। मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, मैंने कहा कि मैं वहीं पे ठीक हूँ। 2019 में वहां के जरा बदलते हुए हालात और कंपनीज को थोड़ा रवैया एम्प्लॉयज को देखते हुए आई टुक अ बोल्ड डिसीजन कि आई शुड मूव। तो मैं लगी लगाई जॉब जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, वो मैं छोड़ के आ गया। और बाद में मैं इस रिग्रेट के साथ कि मैंने लगी लगाई छोड़ दी। ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमने बहुत सुना है कि रिजक को ऐसे करके नहीं छोड़ना चाहिए कि ये रिजक नहीं तो कदर नहीं करता आपकी। लेकिन हमने सोचा कि हम अच्छे कर्ज के लिए कर रहे हैं, हमने जानबूझ के नहीं किया। इसी दौरान में मेरा एक दोस्त था, उसने डिसाइड किया कि ही वांट्स टू स्टे देयर, कि यहाँ पर आना स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो नहीं करेगा। बट आई टुक अप द चैलेंज। तो वो टाइम 2016 जब लैंडिंग दी और ग्रीन PR कार्ड हमने लिया, उसके अंदर ना फिर एक 5 साल का ना टाइम होता है कि 5 साल में आप 3 साल बाहर रह सकते हो इफ यू वांट टू लिव, इफ यू नॉट मेकिंग अप द माइंड। गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है इधर की। और लास्ट 2 ईयर्स में फिर आ जाना, यहाँ पर 2 साल फिर कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, रहने के बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो हमने इस तरह करके उस चीज को किया, क्योंकि दे से कि क्यूमुलेटिवली इफ यू लिव 3 years then you are qualified to become a citizenship, cumulative in the last 5 years। तो उन 5 years में अगर आप 3 साल बाहर रह लो, एक ये भी रूल है कि फिर कम से कम 2 साल यहाँ पर रह के इसको तब आप क्वालिफाई करोगे टू रिन्यू इट। तो उस वक्त ये होता है कि $100 के अंदर वॉलमार्ट जाते थे और जो कार्ड है नॉट फुल बट हाफ तो भर ही जाती थी। 2019 के अंदर देखा वो हाफ को थोड़ा सा कम हो गया उतने पैसों में। और आज 2024 के अंदर तो ये है कि लिटरली आई कैन टेक ओनली 5 items and $100 इज गॉन। कार्ड का एक कॉर्नर भी भरना मुश्किल हो गया। द ग्रोसरी इज दैट हाई। और फिर एक और इशू यहाँ पर ये है कि मेजरली बीइंग मुस्लिम्स, हम जब मीट के ऊपर जाते हैं सब चीज, तो वी नीड टू टेक हलाल। तो हलाल जो ना वो एक्सपेंसिव है देन नॉन हलाल। तो गोरे और बाकी कल्चर्स के लिए इतना वो इशू नहीं है, उनको चीपर में भी मिल जाता है। तो हमारा थोड़ा सा महंगा है, मतलब द डिफरेंस इज नॉट दैट ग्रेट, बट मतलब it adds up when you take meat, when you take chicken, when you take everything else, it adds up and then becomes like maybe $20, $30 more that you have paid towards these items। तो वहां पर कम पड़ता है, तो वो चीज रहती है। तो ओवरऑल ग्रोसरी जो है for a family of 3, I would say husband, wife and 1 kid, I think easily अगर खुल के भी चलना है ना, तो या मतलब ऐसा mediocre level I would say $1,000 a month। इससे ज्यादा ही होगा, पर ये 1000 तो आप इतना तो रखें, ठीक है। दाल, आटा, अगर कोई नॉन वेज आइटम्स खाता है, वो सब चीजें इतना तो आप लेके जरूर चलें। घर की चीजें, बहुत चीजें ऐड अप, जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह सस्ते नहीं आते, ये मतलब $30 $40 के बड़े बड़े पैकेट डब्बे होते हैं, इसके साथ कंटेनर्स होते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज लाइक ये $1000 के अंदर टैक्स भी डाला हुआ है, इसमें 13% तो टैक्स ही है। मतलब आप ये समझेंगे इस $1000 के अंदर यू आर जस्ट मतलब $850 की आपकी रियल ग्रोसरी है, बाकी 150 आप टैक्स में, 13% टैक्स है ओंटारियो का जो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज दे कॉल इट वैट। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस या जो फ्री चार्जिंग गाड़ी के लिए कैसे हैं? देखिए रेंट के ऊपर तो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं। आप ऐसी जगह का रेंट लें जिसमें ऑल इंक्लूसिव हो, यूटिलिटीज वगैरह,
So instead of 2000 maybe the owner will say 2200 2300, ठीक है, तो आप उस हेडेक से खत्म हो गया, कितना भी यूज करें हमने तो उतना ही देना है। 1 साल का एग्रीमेंट होता है, 1 साल बाद ओनर चाहे तो नोटिस देके आपको बोल सकता है जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे टेनेंट्स के राइट्स में चाहे तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जाकर उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। करना तो नहीं ऐसे चाहिए, लेकिन वो भी तरीका है। दूसरा ये कि हाउसिंग ऐसी भी मिलती है जिसके अंदर ऑनर कहता है कि 100% यू पे द यूटिलिटी, ताकि उनको एक अवेयरनेस रहे कि यूज कैसे करना है। तो लोगों के एक्सेप्ट करने पे यह होता 30% यूटिलिटी अगर शेयरिंग में। बहुत से लोग बेसमेंट लेते हैं यहाँ पर इस कंट्री के अंदर, बेसमेंट के में और अपार्टमेंट में तकरीबन $500 रेंट कम हो जाता है, तो लोग जरा अपनी थोड़ी सेविंग करते हैं। लेकिन बेसमेंट देन इज अ बेसमेंट, जैसे घर है, घर के अंदर एक बेसमेंट में आप बैठे हुए हैं, अगर बेसमेंट किसी ने लीगल बनाई है, अच्छे तरीके से बनाई हुई है, लाइटिंग अच्छी है, वहां पे सारा कुछ है, तो ठीक है, आप रह लो, यू कैन लिव विद द किड, बट just understand that you're living under the ground basically, yeah, half above ground or half below ground, that is called the basement. अगर if you're ready to compromise that, जबकि अपार्टमेंट में आपको प्रॉपर एक सनशाइन और एक जिंदगी एक नजर आएगी बाहर चलती हुई, बेसमेंट में वो नहीं होने लगा, क्योंकि आप आधे जमीन में आधे ऊपर तो वो ऑप्शन तो है, लोग इस तरह के ऑप्शन पे भी जाते हैं कि जो उनको चीपर पड़े, पर ऑल इन ऑल 2500 इज द रेंट, $1000 इज द ग्रोसरी, आप पूरा ही लगा दो, और वो जो 500 या 600 जो भी डॉलर आपको बचेगा ना, वही है आपके पास। अब उससे आप लेके चाहे गाड़ी लो जो मर्जी करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, गवर्नमेंट डजंट केयर। और जो फ्यूल है वो उसका क्या आजकल प्राइस है? मेरे पास CX9 है और ये सबसे लेस ऑक्टेन पेट्रोल लेती है, तो वो है 87, फिर ग्रेडिंग है उसके बाद 91 एंड देन 95। सो 87 का रेट इस वक्त $1, कल मैंने डलाया था, कल कम था, $1.55 है, बट ऑन एन एवरेज इज $1.65 विद टैक्स इंक्लूडेड। इनके ऊपर टैक्स इंक्लूडेड होता है पर लीटर, दिस इज पर लीटर। तो अगर मैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराऊं, नो डेज इट टेक्स लाइक $100, विच इज गुड फॉर लाइक 5 days। मेरी सर ड्राइव ज्यादा है, मैं फैमिली को लेकर आ जा रहा हूँ, गाड़ी 2.5 लीटर है, तो इसलिए पेट्रोल कम ले रही है। तो एवरेज आप कह रहे हैं कि अराउंड $600 आप स्पेंड कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर ऑन अ मंथ। आई थिंक आई एम स्पेंडिंग इजिली 500 इजिली। हाँ, 500 ये कि जब मैं नॉर्मल रूटीन में हूँ, जब कुछ एक्स्ट्रा ही डाल दिया बीच में, यहाँ पे भी घूमने जाना, वहां भी जाना, तो फिर वो ऑब्वियसली ज्यादा है। फिर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, फिर ये होता है कि गाड़ी आप लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो आजकल यहाँ पे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो है वो अराउंड अबाउट $600 to $1000 है। मतलब इफ यू रियली कैटेगराइज इट, सो बेसिक एक्सपेंस, ये भी ऑप्शनल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन द बेसिक इज द रेंट, ग्रोसरी, दैट दीज टू आर बेसिक, यू कैन नॉट कट बैक। तो रेंट आप एक ऐसा कर लें जिसमें ऑल इंक्लूसिव हो, तो आपकी बचत हो जाती है, जितना सस्ता आप लेंगे आपको उसमें बचत है, और ग्रोसरी में आप कट बैक नहीं कर सकते, सेम कॉस्ट है। उसके बाद गाड़ी लेना आपकी नीड के ऊपर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है बाहर, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आई थिंक मंथली आप $300 स्पेंड करेंगे। गाड़ी आप लेंगे तो आप मोर देन 500 स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि $500 तो चलो मैंने पेट्रोल का बोल दिया, किसी की गाड़ी अगर छोटी होगी तो कितना 250 कर लें और 50% कट बैक कर लें, $250 भी अगर पेट्रोल है तो कम से कम 600 तो वो इंस्टॉलमेंट में भरने वाला है। बाई वीकली 2 इंस्टॉलमेंट्स निकलेंगी गाड़ी की, सबसे सस्ती गाड़ी की बात की है, तो ऑलमोस्ट $800 तो पेट्रोल डाल के गाड़ी का भी चाहिए पर मंथ। तो गाड़ी एक ऑप्शनल है, लोग वही ले रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए टफ है आज के टाइम में। एज एन ओवरऑल मैं बात करूं, जो भी बंदा नया आ रहा है उसको कॉम्प्लिकेशंस तो हैं बहुत ज्यादा, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग इट, बट ये है कि आप मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखिए हम भी, मैं आया था 2019 में इधर, मेरे पास कुछ भी नहीं था, अच्छा खासा लगाया सब कुछ छोड़ के, गाड़ियां वहां पे घर में 2 खड़ी रहती थी, ठीक है, एक वक्त में 3 भी होती थी, ठीक है, और यहाँ पर जब आए तो सब कुछ सिफर करके आ गए, गाड़ी भी वहीं पे छोड़ा है, वाले सबको दिया है, एक ज्यादा थी वो बेच दी, और बहुत आसानी थी वहां पे हर चीज में। सऊदी अरेबिया में साथ में रह रहे, जानते भी थे हम, ग्रो अप बॉर्न हुए खाली पाकिस्तान में और सारा टाइम वहीं पे रेज हुए, बहुत ईजी था हमारे लिए सऊदीया रहना। यहाँ पर आके अलग ही रंग के लोग हैं, अलग ही रंग की दुनिया है, मुस्लिम सोसाइटी भी है तो नॉन मुस्लिम सोसाइटी का भी पीक अपना है, तो इसी डायलेमे के अंदर रह गए। फिर पहले दिन जब आदमी लैंड करे -18 डिग्री टेम्परेचर के अंदर और सारा कुछ बाहर अजीब सा लगता है, और कभी गर्मियों में भी सर्दी फील होती है, भाई इतनी सर्दी है यहाँ पे,
तो बहुत टफ लगता है। तो वो एक रात थी जब हम भी बेसमेंट में रहते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, सब कुछ किया, अपना घर है, आज हमारी बेसमेंट, आज हम ओनर, अब हमारे पास भी कोई रहता है, तो वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशंस। तो वो एक बिल्कुल दिस लेवल गोइंग अप टू दैट लेवल इन 5 सालों में यहां पर आके किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि वो समझ में आया कि तरीका क्या। बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग शायद लकी थे, ऊपर वाले का करम था, वालिदैन की दुआएं थी, बच्चों का नसीब था कि हम लोग इस चीज को कर पाए। पर मैं ये कह रहा हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स इज लाइक, जब हम कर सकते हैं कोई भी कर सकता है। हाँ, ये आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, तो फिर आगे से इजीनेस आएगी। यहां पर आके आपको मतलब फाइट करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, एंड यू शुड बी क्विक इन मेकिंग द डिसीजंस। यहाँ पर जो प्रोफेशनल से जो लोग हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग द जॉब्स। थोड़े से भी पैसे कहीं पे भी ज्यादा लग रहे हैं, अगर आवरली $10 भी ज्यादा, दे कीप ऑन चेंजिंग इट, बिकॉज मे बी दैट चेंज इज वेरी लेस इन द बिगिनिंग, बट एक्यूमुलेटिवली इट बिकम्स अ बिग नंबर। तो लोग इस चीजों को देख रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर कॉस्ट कभी भी कम नहीं होने लगी, लिविंग कॉस्ट तो वैसे ही रहने लगी। आपको वेज फाइंड करने पड़ेंगे, आप इनकम कैसे बढ़ाएं। अ लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग साइड बिजनेस आल्सो, कि कोई कुछ मंगा के कर रहा है, कोई कुछ मंगा के कर रहा है। आप चाइना से कुछ भी मंगा के यहाँ पर कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपको इंपोर्टर का लाइसेंस भी देती, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सी कंट्रीज में नहीं होता है, आपको अप्लाई करके ले लेना, रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई। यहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट का ये है कि whatever you want to do, you keep on doing it, just be honest with us and keep us paying the taxes, and you can do more than one, more than 10, more than 100, they don't mind. आप जो मर्जी करो, जितनी दफा मर्जी करो यहाँ पर काम, as long as आप टैक्स पे कर रहे हो, it is legalized. No यानी कि problem. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप अपना आप जॉब कर रहे हो और दूसरा आप the other hand आपने एक अपना बिजनेस की उधर क्या? कर रहे हैं, और इवन आप अपना रजिस्टर भी करवा सकते हैं अपने नाम पर। जी जी, मैं जैसे कि मैं कंपनी में काम करता हूं, तो मैंने एज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं गया हूं, मैं एज एन इनकॉर्पोरेटेड गया हूं। सो आई हैव माय ओन कंपनी जिसका मैं डायरेक्टर हूं, और उसी कंपनी का एम्प्लॉय भी मैं ही हूं, और इस कंपनी को मैंने रजिस्टर करा दिया उस कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, और एज एम्प्लॉय बन के मैं वहां पर जाके काम करता हूं। होता क्या है कि यू गेट मोर मनी बेसिकली इन योर हैंड, और साल के आखिर में यू टेक द चार्ज ऑफ द टैक्स। आप टैक्समैन के पास जाकर उसको कहते हो कि इस पूरे साल में अगर मैंने मिसाल के तौर पर $50,000 कमाया है साल का, तो 50 में से मेरा $30,000 का खाली एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, तो मैंने 50 नहीं कमाया, मैंने 20 ही कमाया, तो मुझे टैक्स 20 पे देना है, 50 पे नहीं। और ये उसकी इनवॉइसेज है 30,000 की, अगर आप प्रूव कर सकते हो तो वो टैक्समैन देखता है, जो अकाउंटेंट वो देखता है, टैक्समैन के लिए सारी एक्सरसाइज करता है और कहते हैं ठीक है, $20,000 पे टैक्स बहुत ही कम है कंपेयर टू $50,000 टैक्स। अब जब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आप जाते हो, उसमें होता क्या है कि दे नो दैट दे आर गिविंग यू $50,000। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में दे डोंट काउंट द एक्सपेंसेस, जैसे यूटिलिटी या गाड़ी के जो एक्सपेंस हो गए, पेट्रोल के एक्सपेंस हो गए, टू एंड फ्रॉम कम्यूट, दैट इज योर हेडेक दे से। और वो जो है ना, आपको टैक्स काट के डिडक्ट करके आपको सैलरी पकड़ा देता है, और उसी के अंदर आपको जिंदगी जीनी है। तो वो सर काइंड ऑफ टफ हो जाता है। बट इफ यू गेट एन ऑप्शन, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे ऑप्शन देते हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स नहीं देते, जहां पर आप इनकॉर्पोरेटेड काम कर सकते हैं। आई वुड से गो वर्किंग इनकॉर्पोरेटेड, एटलीस्ट यू गेट सम अबव हैंड, you get all the money in your hand without the taxes. End of the year you decide with the accountant how much you have filed the expense, have the proof also, क्योंकि अगर audit हुआ तो prove करना पड़ता है, and then file accordingly. So in other words, yes, इसमें थोड़े से pros हैं, थोड़े से cons हैं। कौन ये है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, you're not entitled for statutory holidays, no vacation pay, no insurance, no nothing, okay, because they're paying you everything upper hand and giving you the whole responsibility. And being working direct, you get all the benefits, but you lose the major benefit in the life, which is the financial freedom. So there are two type of people here. मैं उस तरह भी काम करके दिखा, इस तरह भी I'm more comfortable like incorporated. और आपकी फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या एडवाइस है जो लोग चाहते हैं कि कनाडा आए या वो मूव करना चाहते हैं? देखिए मैं जी कनाडा जी डेफिनेटली मैं जरूर यही एडवाइस दूंगा कि आए। मैं तो एनकरेज करूंगा लोगों को आने के लिए। ये जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, बहुत से लोग इन चीजों को सुनेंगे, आई डोंट नो, बहुत से लोग इसको बहुत डिफरेंट तरीकों से लेंगे, हर बंदा एक डिफरेंट व्यू को रखेगा। पर मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि पूरी कन्वर्सेशन में कहीं पे भी मैंने ये शो नहीं कराया कि इट्स डीमोटिवेटिंग या बहुत ही हार्ड है, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी हार्ड। मतलब इट वाजंट दैट इजी। अगर जॉब नहीं मिलती यहाँ पर आके, सारा कुछ नहीं होता, तो हमारा तो कुछ बना ही नहीं था। तो ये तो चलो ऊपर वाले का करम था, सारी चीजें थी, हम तो सारा कुछ जीरो करके आए। पर मेरा
मेरा एक्सपीरियंस या जिस चैप्टर को या जो सी किताब मैंने जिंदगी में पढ़ी है वो एक मुश्किलात की किताब ही है। कि मैं यूके में भी जब था तो मेरा एक एक्सपोजर एक डिफरेंट लेवल का है कि मैंने ना टफनेस लाइफ में देखा, और टफनेस को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है हमेशा कि मैं भागूंगा नहीं, मैं इनका मुकाबला करूंगा। बिकॉज नॉट ओनली कि चीजें हो जाएंगी, इसलिए मुकाबला करेंगे कि वही चीजें मुश्किल हैं, इसको मुश्किल को आसान बनाने में कुछ चीजें मैं सीख लूंगा और कुछ चीजों को मैं लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं इस मेंटेलिटी से चलता रहा और वही मेंटेलिटी को लेके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे। अगर तो आप अपने अंदर इस चीज को रखते हो कि अब लेट डाउन नहीं होते इतनी इजीली चीजों के अंदर, और इमोशनल का रहने का जो पारा है उसको बहुत कम रखते हो, देन प्लीज डू कम ओवर हियर। शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, आपको 1 से 2 साल लगेगा, बट इफ यू I mean, honestly, if you are on target, if you're focusing on the target, you can achieve anything. Bottom line यही है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट्स नहीं है। यहाँ पर आपको बाय द बुक जाना है, विद इन द लॉ सर्कल में रह के ही सर्कल में रह पाएंगे। जो लॉ के अंदर नहीं है वो सर्कल से बाहर हो जाता है। इनका सिस्टम ही ऐसा है, और उसी को फॉलो करते हुए आपको करना है, और इंशाल्लाह यू विल सी, यू विल गेट प्रोग्रेस। तो बिल्कुल आए, देखिए, इट इज बेटर फ्रॉम द अदर कंट्रीज। मैं बगैर किसी कंट्री का नाम लिए मैं ये बोलूंगा कि देखिए, इस कंट्री के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक रूल है, यू कम एंड यू जस्ट लिव हियर 3 years। 3 साल रहने के बाद 4th year यू आर क्वालिफाइड टू बिकम द सिटीजनशिप। यू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, इन द नेक्स्ट 3 to 4 months में पासपोर्ट भी आ जा रहा है। पहले 1 साल लग रहा था लोगों को, अब वो बैकलॉग खत्म हो गया है, तो इन लोगों ने उस चीज को काफी स्पीड अप कर दिया। तो 3.5 साल में तो आपके पास पासपोर्ट भी आ रहा है। देखिए, मैं तो यही सोच के आया था कि मैं यहाँ पर आके पासपोर्ट लेके बच्चों की बेटर लाइफ के लिए, अपनी बेटर लाइफ के लिए, एंड आई विल गो बैक टू सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज टू डू इट। पर समहाउ दैट माइंडसेट इज चेंज्ड इतने साल यहाँ पर रहने के बाद। शायद भी यहाँ पर रहते हुए हो गया या वहां के हालातों की वजह से हो गया। एक चीज तो हमेशा मिडिल ईस्ट में ये रहेगी कि भाई जो भी वहां से आने वाला है वो तो अपने माइंड में एक चीज की जो ना गिरा ये बांध लें कि यू आर देयर एज द गेस्ट एंड दे आर गिविंग यू वर्क परमिट, जिसको इकामा बोला जा रहा है। एवरी ईयर इट गेट्स रिन्यूड, और एवरी 6 months और 3 months जो आजकल सऊदीया में चल रहा है, और बाकी कंट्रीज में आई थिंक सालाना है। तो हर साल आप इसको रिन्यू करा रहे हो। इट्स देयर डिसीजन कि अगर उनको आपकी जरूरत नहीं है और खुदा ने खास्ता आपको और कोई काम मिलता ही नहीं है ट्रांजिशन वहां पर करने की, देन व्हाट अदर ऑप्शन यू हैव इज टू गो बैक होम। आई मीन, यू कैन गो वेयरएवर यू आर कमिंग फ्रॉम। और अगर आपको वहां जाना भी मंजूर नहीं है तो आपके पास कुछ और ऑप्शन, तो बैकडोर प्लान होना चाहिए। एंड देयर इट बिकम्स द नीड कि आपको कनाडा आए या ऑस्ट्रेलिया जाए या न्यूजीलैंड जाए। ये 3 कंट्रीज की आज भी इमिग्रेशन ओपन है। जोन सी आपको इनमें से कंट्रीज जो सूटेबल लगती है वहां पर आप आ जाए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप जरूर आए। हाँ, कनाडा के बारे में नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि भाई सर्दी बहुत होती है। हाँ भाई, वाकई बहुत सर्दी होती है। मैं भी घर में बाहर -25 डिग्री में बर्फ उठा के फेंक रहा होता हूँ, हाथ पेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इस स्टिल ओके। आई मीन, वी आर कॉलिंग इट अवर सेकंड होम। हमारा घर बार है, सब कुछ है, बच्चे इंटीग्रेट हो गए सोसाइटी के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी गुड। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मिडिल ईस्ट या किसी और कंट्री के अंदर रहने का, अपनी होम कंट्री को छोड़ के, बिकॉज ओवर होम कंट्री यू कैन लिव देयर एज मच एज यू वांट, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज वहां के अपने, हर कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं और पॉजिटिव्स भी अपने ही होते हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में आप जितना मर्जी रह लें, हम रहे पाकिस्तान में बोर्न हुए और तकरीबन मेरे ख्याल से 30 साल रहा हूं मैं सऊदीया में, वहीं पे बड़ा हुआ। मुझे इतना पाकिस्तान का नहीं पता जितना मैं सऊदीया को जानता हूं। मेरे लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेंज कंट्री है। तो लेकिन उन 30 सालों में क्या था, हर साल हम इकामा रिन्यू कर रहे थे, एंड सेम थिंग गोज इन एमिरेट्स एंड कतर एंड कुवैत, वहां पे भी सेम है। तो यहां पर आके अगर आपको 3.5 साल में पासपोर्ट मिल जाता है, लेट्स से यू डोंट वांट टू लिव ओवर हियर, यू कैन गो एंड वर्क ओवर देयर अगेन। ठीक है, ये आपको कभी भी नहीं निकालेंगे, आपकी अपनी डिसीजन होगा। इस कंट्री की ब्यूटी यही है कि इट्स योर डिसीजन टू कम हियर, इट्स योर डिसीजन टू लीव। द गवर्नमेंट सेज वी हैव नथिंग टू डू विद योर पर्सनल कंसर्न। तो अगर आप ये इसको ले लेते हैं एज अ प्लान बी, यू कैन कीप इट, एंड इफ यू स्टिल डोंट लाइक इट, यू कैन ऑलवेज गो बैक। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पर रुकने की या जाने की। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैंड। गवर्नमेंट कहे कि भाई हमारी कंट्री में आके अगर तुमने 3 साल भी रह लिया ना, तो तुम हमारे यहाँ के सिटीजन हो गए, फिर चाहे तुम जो मर्जी करो, वी डोंट माइंड। बट अगर तुम यहाँ पर रहोगे, वी विल वेलकम यू मोर देन एवर। तो ये यहाँ का ऐसा है। इंटरेस्ट में मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो यहाँ पर आके वापस गए। हाँ, यहाँ पर ऐसा जरूर है कि बहुत से लोग जो मिडिल ईस्ट से आए हैं, वो आने के बाद उनको, जिनको अच्छी जॉब्स मिली हैं, तो उन्होंने फैमिली यहाँ पर छोड़ के वहां जाके काम जरूर किया, बट इवन देन दे आर कमिंग बैक, क्योंकि व्हेन दे आर बिकमिंग ओल्डर देन दे आर आल्सो कमिंग बैक टू कनाडा और गोइंग टू पाकिस्तान। तो 2 ही ऑप्शन है। तो मिडिल ईस्ट में तो कभी भी परमानेंट टिकट तो नहीं कटी हुई वहां की, वो एक
क्या कहते हैं उसको, आरजी टिकट है। एंड इफ लास्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ, मैं अपना सिर्फ ये शेयर करूँ, इन 30 सालों के अंदर सऊदीया के अंदर रहते हुए, मैं ब्लेम नहीं कर रहा सऊदीया को वगैरह को कुछ करके, हमारी अनअवेयरनेस थी बेसिकली। हम लोग इस डायलेमे में थे कि भाई हम यहीं पे बैठे हुए हैं और हम काफी अरसे से बैठे मेरा तो बचपन गुजरा, किंडरगार्टन से लेके सेकंड ईयर तक वहीं पे पढ़ा, और फिर हायर एजुकेशन के लिए यूके गए। तो पाकिस्तान को तो हमें पता ही नहीं कुछ भी कि पाकिस्तान क्या है, ठीक है। और इसी तरह इंडियंस भी ऐसी हैं, उनको भी नहीं पता कि इंडिया क्या है। जो लोग वहीं पे मतलब बॉर्न वहां इंडिया हो गई, या वहीं पे बॉर्न एंड रेज हो, बहुत से लोगों को नहीं पता इस चीज का। तो उसमें तो हम यही समझते रहे कि हम वहीं पे बैठे रहेंगे। दूसरा ये कि हर साल वो वर्क परमिट रिन्यू होता रहता था, या फादर के ऊपर होते थे जब अंडर एज थे, जब एज ए डिपेंडेंट बन के, तो हर साल वो भी रिन्यू कराते रहते थे। लेकिन वी नेवर प्रोग्रेस्ड इन द लाइफ इन टर्म्स ऑफ कि होता है ना कि कुछ आदमी घर बना लेता है, या चलो ये अब अपनी चीज है, कुछ हम ले लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, ऑलवेज थिंकिंग कि नहीं लेट्स गो बैक होम, तो वहां जाके ना ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। अब होता क्या है कि इसी सोच में तकरीबन 60% पॉपुलेशन रहती है मिडिल ईस्ट के अंदर, चाहे किसी भी कंट्री में मिडिल ईस्ट की हो, और ना वो वहां पर भी जिंदगी को जीते हैं, ना वो बैक होम जाते हैं। लेकिन वक्त गुजर जाता है, और वो वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें भी खत्म हो जाती है वहीं पे। ये बात ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी काफी लोगों को जानता हूँ जिनके साथ यही सिचुएशन हुई, फिर बाद में मैंने सफर किया। जी जी तो बिल्कुल मैंने अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया में चीज बनाई और सऊदी अरब में टाइम गुजारा। उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई सऊदी अरब में या दुबई में या कतर में, तो फिर रेडी नहीं थे कि वो काम मूव करें। फिर पाकिस्तान में ना उनके पास घर है, तो किराए के घर में किया। तो ये वाकई बात ठीक है। जी जी, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए सबके लिए। मतलब ऑनेस्टली आप सही कह रहे हैं यासिर भाई, आई नो ऑल्सो पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल के जो इस डायलेमे में थे कि ओके हम यहीं पे बैठे हैं सब कुछ। और पिछले 5 सालों में बहुत सी डीमोबिलाइजेशन हुई है मिडिल ईस्ट कंट्री से, बहुत से लोग वापस गए, कुछ लोगों ने खुद फैसला लिया, और मेजोरिटी ऑफ देम डिडंट टेक द डिसीजन देमसेल्फ, गवर्नमेंट पुश देम बैक। और लोगों को एक अवेयरनेस आई कि यार हम सारा वक्त यहीं पे रहते रहे, हमने पीछे भी कुछ नहीं किया, ठीक है। बच्चे भी फिर इसी तरह मौज मस्ती में सारा कुछ करके, मैंने वही मेंशन किया कि मुझे जिंदगी ने जरा एक अलग सबक सिखाया जो कि एक हार्डशिप का था, तो मैं ये कुछ कर सका। मतलब ट्रस्ट मी, आई हैड जीरो रेफरेंस, जीरो एवरीथिंग। कोई बंदा नहीं है एडवाइस देने वाला कि इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। बस एक अल्लाह की तरफ से सोच आती थी, उसको देख के बैठ जाते थे। रात को वही डॉक्टर कैफे में बैठता था ज्यादा जाके, तो कॉफी पीते पीते सिस्टम ऑन किया होता, उसमें बैठ के शौक में अप्लाई करते रहते थे बैठ के। कुछ यूके से आए हुए थे, थोड़ी सी वो पड़ी थी, वहां का एनवायरमेंट देखा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इतनी देर सऊदीया में रहने के बाद। मैं सोच रहा नहीं यार जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस जस्तुजू ने हमें उस चीज से बाहर करके निकाला। मैं यही पैगाम देना चाहूंगा लोगों को कि भाई आप आओ, अगर कनाडा नहीं आ सकते आप न्यूजीलैंड का देखो, ऑस्ट्रेलिया का देखो, जहां का देखना देखो। हाँ यहाँ सर्दी बहुत होती है, लेकिन उन 2 कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में उतनी ही गर्मी बहुत होती है। तो वहां यहाँ से इधर का ऑपोजिट ही उधर। तो वेरेवर यू कैन कम, जरूर आए, अपनी फैमिली और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, पासपोर्ट लें। पासपोर्ट लेने के बाद बेशक मत रहें। बहुत से अरबी लबनानी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, दे ऑलवेज गो बैक, दे डोंट लिव हियर। बहुत से फलस्तीन से लोग आए हैं, वो आके पासपोर्ट लेके वो भी चले जाते हैं वापस, वो भी नहीं यहाँ पर रहते। लेकिन वो क्यों ले रहे हैं, वो क्यों बच्चों को लाके यहाँ पर माइग्रेट करके सब कुछ कर रहे हैं? भाई यू ओपन द डोर ऑफ 188 कंट्रीज, वीजा फ्री, you can go anywhere, you get upper hand when it comes to the jobs in the Middle East। वो लोग ऐसी ट्रीट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका सिस्टम ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह नहीं होता, यहाँ पर सब लोग इक्वल ट्रीट होते हैं, उन लोगों ने सिस्टम ऐसे किया है। तो आप अगर ऑप्शन मिल रहा है लाइफ में तो जरूर करें, लेकिन करें लीगल मीन से, canada.ca की वेबसाइट से ही करें। बाकी एजेंट के पास जाएंगे, रूल जाएंगे, कोई काम की गारंटी नहीं लेते ये लोग, ठीक है। काम हो गया, आपकी किस्मत नहीं हुआ तो भी आपकी किस्मत, लेकिन ये पैसे नहीं वापस करेंगे आपको। तो कम से कम कैनेडियन गवर्नमेंट में अगर आप जब जैसे canada.ca की वेबसाइट पे आप प्रोसेस के पैसे देखेंगे ना, यू विल बी रियली लाफिंग कि भाई इतने ही पैसे लगते हैं। मतलब रियली इमिग्रेशन अगर आप क्वालिफाई करते हैं ना, दे नॉट चार्जिंग मोर देन $4,000 ओवरऑल फॉर द होल फैमिली। इससे भी कम होगा बल्कि, ये मतलब टू द एग्जैक्टली मैं अप्रोक्सीमेटली बोला है। और वो भी इनको एक दफा ही नहीं चाहिए, स्टेज बाय स्टेज है वो पैसा। तो और अगर एजेंट के पास जाएंगे तो एजेंट आपसे बोलेगा $20,000 $25,000, इतने लगते ही नहीं है। तो आप जस्ट यू कैन इमेजिन फ्रॉम देयर हाउ मच दीज कॉर्पोरेशंस आर मेकिंग मनी। फजूल का जो पैसा ये लोग बना रहे हैं, जस्ट आदमियों के नो हाउ ना होने की वजह से कि एजेंट कर देगा काम इसलिए इसके थ्रू चले जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लीगल तरीके से जाओ, कुछ भी नहीं, पीनट कॉस्ट है, रियली पीनट कॉस्ट।
मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली विजिट वीजा अप्लाई किया फैमिली का, लोग एजेंट्स को जाके $1,000-2,000 दे रहे होते हैं विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई अप्लाइड ऑन द वेबसाइट, ओके, इट वाज द चार्ज, रियल चार्ज इज $100, ओनली $100। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने, और एजेंट भी ये कर रहा है, वो इज एक्टिंग लाइक अ पोस्टमैन। ही विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, अपलोड ऑन द वेबसाइट एंड से ठीक है भाई अप्लाई हो गया। डिसीजन गवर्नमेंट का ही है, देना है कि नहीं देना है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट, पढ़े लिखे लोग तो कर ही सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ द एजेंट्स, अप्लाई योरसेल्फ। Canada.ca, इसी तरह न्यूजीलैंड की अपनी वेबसाइट है, उनकी भी इसी तरह न्यूजीलैंड करके कुछ होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी ऐसी करके कुछ होगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस टफ है। ऑनेस्टली मैंने भी कनाडा आने से पहले ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई किया था, मैं क्वालिफाई नहीं कर सका तो मैंने फिर कनाडा की तरफ रुख कर दिया, ठीक है। बट माय डिसीजन कम टू कनाडा इज मच बेटर। लेकिन जो मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में गए वो भी अच्छे हैं वहां पे ठीक है, जॉब सेक्टर बहुत ज्यादा बूमिंग में, सैलरी इज वेरी गुड, जॉब बहुत ईजी है लेना वहां पे। लेकिन अब टाइट है सिस्टम बहुत, और उनका 3 साल वाला सिस्टम नहीं है, उनका कुछ इससे ज्यादा है, 5-6 साल रहना पड़ता है फिर जाके सिटीजनशिप मिलती। सबसे इजी गोइंग इसका है, और आई थिंक न्यूजीलैंड का भी, नहीं सॉरी, सबसे इजी कनाडा की और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक जैसा ही है सिस्टम। और एक है आयरलैंड, आयरलैंड यस, रिसेंटली पिक्चर में अब ये भी आया। तो और ये आयरलैंड वो वाला आयरलैंड है बाय द वे जो यूके का हिस्सा नहीं है, आयरलैंड के 2 पार्ट्स हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो ये उनका है, मतलब इट्स नॉट अंडर, जो एंड रिजल्ट इसका होगा वो आयरलैंड का अपना एक आयरिश डॉक्यूमेंट होगा, नॉट अ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। तो यस, वो भी एक ऑप्शन है। और उसके अलावा दुनिया में और बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट ये सिटीजनशिप का है। दुनिया में और ज्यादा बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक यू कैन गो टू लाइक वर्क परमिट इज वेरी वास्ट टॉपिक। यू कैन गो टू यूरोप ऑल्सो, वहां पर बहुत सी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं, बट उनका जो सिस्टम है वहां पे टू इंटीग्रेट फ्रॉम वर्क परमिट टू रियली like a citizen of that country is tough, वो इजी नहीं है। ये कनाडा ने अपर हैंड एक दिया हुआ है that you can come and, यहाँ तो अमेरिका से गोरे आते हैं और आके परेशान होकर वापस चले जाते हैं, और कभी कभी तो ये भी अज़म उठाते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे कनाडा, क्योंकि यहाँ पर कोई गोरा ही नहीं मिलता। दे कम एंड दे सी और हियर के यहाँ पर भंगड़े चल रहे हैं, सब कुछ वो चल रहा है। ओंटारियो तो है ही ऐसा, वो कहते हैं कनाडा कहाँ है, ये कौन सा कनाडा। सो एक्चुअली इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल कम्युनिटी, और यही इसकी ब्यूटी है कि here you come, you integrate to society very well. काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। असल में इस वीडियो का बेसिक मकसद वही था कि इन हैंड जो है आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। देखिए जो बहुत सी वीडियोज आती है, आदमी वीजा पुर्तगाल का वीजा हो या उसका वीजा हो, यूएस का वीजा हो, तो लोग मैंने महसूस किया इवन पढ़े लिखे भी लोग जो है ना, जी जी, वो जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने इतना वीजा नहीं लिए हुए या इतनी जगह से आए, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, वो भी इस ट्रैप में आ जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस होती है कि आप खुद अप्लाई करें, हर चीज ऑनलाइन है। तो खास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंटेशन वो खुद सारी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत है, मैं रिसेंटली बहुत लोगों को जानता हूँ, यूके, पोर्चुगल, स्पेन, कनाडा के लोगों ने अच्छी खासी अमाउंट दी है, क्योंकि वो जो है ना पीआर के लिए या वर्क परमिट के लिए लोगों ने अपनी जो कहते सारी जायदादें बेच के ना, घर बेच के, करोड़ों की बात है। I know, और I'm really feeling sorry for them, and really मतलब एक लास्ट पैगाम इसमें बॉर्डर में ये कि ये Canada.ca की वेबसाइट पे आप इमिग्रेशन की कैटेगरी में अगर जाए ना, you will see some professions that are known like the skillful profession they call it, skillful like hand profession, plumbing के आप you will find, मतलब इसमें एक टाइल जोड़ने वाला आदमी भी, उसको पता नहीं क्या उन्होंने नाम दिया उस प्रोफेशन को। ऐसे प्रोफेशन है जिसमें एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं वो लोग, उसका एक्सपीरियंस लेटर क्या होगा, एक कफील से इंग्लिश में लेटर लेकर स्टैम्प करा दें, एक्सपीरियंस पूरा हो गया, इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एजुकेशन भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ आइल्स, वो ये चाह रहे हैं कनाडा वाले कि जो इस कंट्री में है कम से कम इंग्लिश तो बोल सकता हो ना, कि ऐसा तो ना हो कि बिल्कुल इंग्लिश ही ना, तो इतनी कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी बंदे को अप्लाई करना है, अगर वो उसको समझ नहीं आ रहा, किसी और बंदे से बैठ के सेकंड ओपिनियन लेके, लेकिन अप्लाई डायरेक्ट करें। इसमें स्किलफुल प्रोफेशंस भी ऐसे हैं जैसे ट्रक ड्राइविंग है, प्लम्बिंग है, और ये टाइल का काम हो गया, कारपेंट्री है, सब कुछ। इसमें आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, और उनको डिग्री चाहिए भी नहीं। वो आपको कह रहे हैं एक्सपीरियंस हमें दे दो, आइल्स पूरा कर दो, अपने बाकी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट जमा करा दो और अप्लाई कर दो, वी विल असेस, अगर आप क्वालिफाई किए हम आपको दे देंगे। और लोगों का लगता है सिर्फ एशियन कम्युनिटी है जो ज्यादा जा रही है एजेंट के पास, बाकी ये जो अफ्रीकन कम्युनिटी है और जो दूसरे जो यूरोपियन लोग हैं और ये दूसरे आगे से जो एशियन, फार ईस्ट एशियन है, दे नो दिस प्रोसेस, दे आर अप्लाइंग इट, दे आर कमिंग ओवर हियर आल्सो।
बहुत कम लोग हैं जो एजेंट, लेकिन हमारे एशियन कम्युनिटी में एक ट्रेंड चल गया कि नहीं एजेंट है तो उसको सब पता है, और एजेंट जो है वो सिर्फ स्पॉइल कर रहा है। ऑलवेज अप्लाई डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं होता तो बेशक गिव अप कर दें, चीज को नहीं करें, लेकिन अपना नुकसान नहीं करें जरूर। इसमें आपका ना जायदादें बेच रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और फिर यहां पर आके देखें लाइफ में हर चीज का पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा, कभी नेगेटिव भी तो खाने पड़ेगा, यही जिंदगी है। तो अप एंड डाउन तो रहता ही है। अगर अप रहा तो आप कहेंगे अच्छा रहा डिसीजन, डाउन रहा तो आपने कहा गलत कर लिया डिसीजन। तो आप एक दरमियाना रास्ता अपनाएं बीच में, डायरेक्ट अप्लाई करें लेकिन डोंट सेल ऑफ एवरीथिंग। जी जी, तो थैंक यू सो मच काशी भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत जो है इंफॉर्मेटिव वो डिस्कशन रही आपके साथ, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि कनाडा जो है बहुत सेलिंग पॉइंट होता है एजेंट्स के लिए। जी। तो वो बहुत चाहते हैं कि वो, कई बार तो ऐसे लोग होते हैं कि वो सिर्फ स्टार्टिंग में पैसे लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे दोबारा। तो और अक्सर हाँ हाँ, ऐसे ही ना बीच में उन्होंने 5-10 लाख ऐसे ले लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और ये जो दुबई की कंपनीज है ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो वो बीच में ना कमेंट करने आ जाएंगे। तो ये दुबई की एक दो कंपनीज हैं, उनसे बात करो ना, वो शुरू में मार्केटिंग कॉल करके जो है ना पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद 1 महीने के बाद एक कॉल करते हैं कि अब आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, करने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं और पैसे नहीं वापस करते। फिर बाद में कहते हैं हमने कहा था कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन तब तक का तकरीबन 5 से 10 हजार रियाल के अंदर अंदर लोगों का लग गया होता है, और सऊदीया में ही ज्यादा लोग फंस रहे हैं इस चक्कर में। आज भी वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और 5 से 10 हजार रियाल खा जाते हैं अपॉइंटमेंट बनाने के चक्कर में और डॉक्यूमेंट्स लेने के चक्कर में, इस तरह करके। और दे डोंट केयर कि आपका लगता है वीजा कि नहीं लगता, उनको तो उनके पैसे बन गए। एंड दे डू दिस विद एवरीवन। सो इमेजिन इफ दे कॉल 10 पीपल इन वन डे एंड दे टेक 10,000, 1 लाख रियाल तो यही हो गया। तो वो ऐसी कंपनी से अलगली बच के रहे, पहले पूरा का पूरा चेक कर ले कि कौन सी कंपनी का कैसा प्रोसेस है। हाँ, ऐसी है बिल्कुल। और जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो के खुद अप्लाई करें, खुद ही अप्लाई करें मेरे हिसाब से। उसके अलावा आपको और कोई ऑप्शन देखना ही नहीं चाहिए। एक पढ़े लिखे आदमी को तो जरूर नहीं देखना चाहिए, वरना पढ़ने का फायदा नहीं है अगर इतना भी हम नहीं कर सके तो। सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस इंफॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है कि ये जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी, और आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर फर्दर भी जो है कनाडा से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ वीडियो होगी, वो हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो काशी भाई अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।